आज दुनिया की जो टॉप टेक कंपनियां हैं ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अ, इतना पैसा बहा रही हैं कि मतलब अगर हम अमेरिका को छोड़ दें तो दुनिया के किसी भी देश के पूरे साल के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है ये। हाँ, और ये कुछ छोटी रकम नहीं है, बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो क्या ये एक नए युग की शुरुआत है या फिर वही 2000 वाले डॉट कॉम बबल की वापसी? मतलब देखिए, अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एक उम्मीद होती है कि सब कुछ बिल्कुल सटीक होगा। सही कहा, जैसा हड्डी टूटने पर एक्सरे में साफ दिख जाता है। हाँ, वही सफेद लकीर। डॉक्टर बस इशारा करके कहता है कि समस्या यहाँ है। पर जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स और ग्लोबल इकोनॉमी की दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक वो एक्सरे मशीन एकदम खराब लगने लगती है। और वहां बचता है तो सिर्फ धुंधलापन और शोर। और एक आम निवेशक के लिए ये शोर बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। मतलब कभी क्रूड ऑयल की कीमतों का डर मार्केट को गिराता है, तो कभी एआई का नशा वैल्यूएशंस को आसमान पर ले जाता है। सही बात है। और आज हम इस डीप डाइव में इसी धुंधलेपन को दूर करने वाले हैं। हमारी आज की इस चर्चा का आधार है डीएसपी नेथ्रा का मार्च 2026 का नया एडिशन। और हाँ, ध्यान रहे, नेथ्रा में एच पर थोड़ा जोर है। बिल्कुल। और इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये डर या मार्केट नैरेटिव्स के बजाय सीधे डेटा के जरिए सच्चाई दिखाती है। एग्जैक्टली हमारा मिशन है इस शोर शराबे के बीच से कच्चे तेल का डर, एआई में हो रहे बेतहाशा कैपेक्स और भारतीय बाजारों की असली स्थिति का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करना। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले उस नैरेटिव की बात करते हैं जो हर तीसरे चौथे साल ग्लोबल मार्केट में पैनिक फैलाता है। मेरा मतलब है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जिसका साइकोलॉजिकल असर मार्केट पर शायद सबसे ज्यादा होता है। मतलब 2014 में प्राइसेस उबाल पर थे, कोविड के दौरान तो नेगेटिव चले गए थे, और आजकल फिर से हाहाकार मचा हुआ है कि सप्लाई की कमी होने वाली है। लेकिन रिपोर्ट का डेटा तो कुछ और ही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। डीएसपी नेथ्रा का डेटा एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि बुनियादी तौर पर दुनिया में तेल की कोई कमी नहीं है। मतलब डेटा के हिसाब से प्रोडक्शन लगभग 108 मिलियन बैरल रोजाना चल रहा है, जबकि जो खपत है वो सिर्फ 104 से 105 मिलियन बैरल के आसपास है। तो सीधे शब्दों में कहें तो रोजाना करीब 2.5 से 3 मिलियन बैरल तेल जरूरत से ज्यादा बन रहा है। वेट, सच में? तो अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है तो ये पैनिक क्यों है? मतलब गोदाम तो भरे हुए हैं ना? क्योंकि मार्केट अक्सर सप्लाई की कमी और सप्लाई चेन की दिक्कत के बीच फर्क करना भूल जाता है। अच्छा। असल परेशानी स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे रास्तों पर रुकी हुई आवाजाही की है। ये वो पतला समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ओहो। और इसका आधा हिस्सा तो भारत और चीन आता है शायद। बिल्कुल। तो जब वहां जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो फ्रेट रेट्स बढ़ते हैं और तेल पहुंचने में देरी होती है। ये तो वैसा ही है जैसे किसी बड़े हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हो और हम घबरा कर सोच रहे हो कि आगे पेट्रोल पंप में तेल ही खत्म हो गया। बहुत सही एनालॉजी है। जबकि सच्चाई ये है कि पेट्रोल पंप का गोदाम पूरा भरा हुआ है, बस टैंकर रास्ते में फंसा है। लेकिन अगर टैंकर फंसा रहेगा तो पेट्रोल पंप पर तेल महंगा तो होगा ही ना। हाँ, वो तो है। और भारत अपनी जरूरत का 85 से 90% तेल इंपोर्ट करता है। तो क्या मार्केट का ये जो पैनिक है ये सच में बेबुनियाद है या हमारी इकोनॉमी के लिए असली खतरा है? देखिए, खतरा जरूर है, लेकिन उसकी एक थ्रेशोल्ड है। डेटा के अनुसार अगर कच्चे तेल की कीमत में $10 का इजाफा होता है तो भारत का इंपोर्ट बिल 12 से 15 बिलियन डॉलर बढ़ जाता है। ओह वाह, वो काफी बड़ा नंबर है। लेकिन $100 के नीचे तक की कीमतें भारत आज के समय में अब्जॉर्ब कर सकता है। असली खतरा तब है जब तेल एक साल तक $120 पर टिका रहे। हाँ, मैंने पढ़ा था उससे हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड जीडीपी का 3.1% हो सकता है और तेल व्यापार घाटा $220 बिलियन तक पहुंच सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन यह एक अच्छी बात यह है कि आज भारत के पास आईटी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा सहारा है, तो $120 से नीचे पैनिक करने की उतनी जरूरत नहीं है। सही है। तो क्रूड ऑयल जो पुरानी दुनिया का ईंधन है, वहां का नैरेटिव सिर्फ एक ट्रैफिक जैम का है, लेकिन पुरानी दुनिया के तेल और नई दुनिया के एआई में एक अजीब सी समानता है। वो कैसे? दोनों जगह मार्केट का ध्यान डेटा से हटकर बस हाइप या पैनिक पर टिक गया है। तो चलिए अब इस नई दुनिया के डिजिटल ईंधन
यानी एआई और उसकी कंप्यूट की बात करते हैं। यहाँ जो कैपिटल का बहाव है वो सच में ऐतिहासिक है। बिग टेक कंपनियों ने पिछले 5 सालों में 32% CAGR के साथ $1 ट्रिलियन से ज्यादा का कैपेक्स किया है। 1 ट्रिलियन, बाप रे। और एआई से जुड़ी कंपनियों का मार्केट कैप 25 से 28 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, मतलब ग्लोबल जीडीपी का 25%। यहाँ पे बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लोग इसे .com बबल से कंपेयर कर रहे हैं। पर .com के दौर में तो ज्यादातर कंपनियां घाटे में थी ना, उनके पास बस एक वेबसाइट होती थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज की ये दिग्गज टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट या मेटा, ये तो जबरदस्त मुनाफे में है। तो क्या ये सच में .com बबल जैसा खतरनाक है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सच है कि पैसा आ रहा है, लेकिन वो मुनाफा आ कहाँ से रहा है? वो उनके पुराने बिजनेस से आ रहा है, जैसे क्लाउड होस्टिंग या सर्च एडवर्टाइजिंग। अच्छा, मतलब पुराने प्रॉफिट से नई एआई की फंडिंग हो रही है। बिल्कुल। एआई अपने आप में अभी भी एक भारी घाटे का सौदा है। अगर इस 25 से 30 ट्रिलियन के वैल्यूएशन को 2030 तक सही साबित करना है, तो इन एआई कंपनियों को $2 ट्रिलियन की एक्स्ट्रा सेल्स करनी होंगी। वेट, और मुनाफा कितना चाहिए होगा? लगभग $500 बिलियन का मुनाफा, तब जाकर ये 60 गुना मल्टीपल पर जस्टिफाई होगा, जो बिल्कुल .com युग के पीक जैसा ही है। ओ आई सी। मतलब पैसा भले ही प्रॉफिटेबल कंपनियों से आ रहा हो, लेकिन उम्मीदों का बबल उतना ही बड़ा है। बिल्कुल सही कहा। तो जब ग्लोबल कैपिटल का इतना बड़ा हिस्सा एआई और यूएस मार्केट्स में जा रहा है, तो इसका असर विदेशी निवेशकों यानी FII पर भी पड़ रहा होगा। पड़ रहा है ना। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का वेटेज 23.5% से गिरकर लगभग 13.5% हो गया है। और इसका फायदा कोरिया और चीन को हुआ है, राइट? तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि पैसिव फंड्स और विदेशी निवेशक सिर्फ वैल्यूएशंस और रिटर्न्स को चेस कर रहे हैं। जब चीन सस्ता हुआ तो पैसा वहां चला गया। ये तो वैसा ही हो गया जैसे FIIs पर्यटकों की तरह है। मतलब विदेशी निवेशक मौसम अच्छा होने पर आते हैं, उनके आने से मौसम अच्छा नहीं होता। वे रिटर्न्स को फॉलो करते हैं, बनाते नहीं हैं। बहुत ही सटीक बात कही आपने। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो जब विदेशी पैसा बाहर गया तो भारतीय रिटेल निवेशकों ने बाजार को संभाला। लेकिन ये पैसा गया कहां? स्मॉल और मिड कैप्स में, जिन्हें SMID कहते हैं। एग्जैक्टली। आज निफ्टी की टॉप 10 कंपनियों का मार्केट कैप पूरे बाजार का सिर्फ 19% रह गया है, जो ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर है। मतलब लार्ज कैप्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। हाँ, और स्मॉल और मिड कैप अब भी बहुत महंगे हैं। उनका 20 का PE मल्टीपल अब औसत बन चुका है, जो कि बहुत रिस्की है। तो मतलब लार्ज कैप सबसे सुरक्षित है अभी। और अगर लार्ज कैप्स की बात करें, तो बाजार का एक हिस्सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया है, भारतीय IT सेक्टर। बिल्कुल, वहां सबसे अच्छी वैल्यू मिल सकती है। डेटा बताता है कि निफ्टी IT इंडेक्स का 60% हिस्सा अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के निचले 33% में ट्रेड कर रहा है। इन कंपनियों का ROE बहुत ज्यादा है और फ्री कैश फ्लो यील्ड 5-6% के आसपास है। और इसने पिछले 10 साल का अपना सारा आउट परफॉर्मेंस खो दिया है। एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए तो ये परफेक्ट जगह है। लेकिन एक डाउट है यहाँ, क्या AI सच में IT सर्विसेज की नौकरियां और उनका काम खत्म नहीं कर देगा? मतलब मार्केट का डर जायज भी तो हो सकता है। देखिए, इसे 2016-17 के क्लाउड ट्रांजिशन के दौर से जोड़कर देखिए। तब भी यही डर था कि क्लाउड सब कुछ खत्म कर देगा। पर भारतीय IT कंपनियां तो टेक दुनिया की प्लम्बर्स हैं। प्लम्बर्स मतलब वो पाइपलाइन फिक्स करती हैं? हाँ, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसे पुरानी लेगेसी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए और भी ज्यादा इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, वो खुद AI नहीं बनाते, बस उसे इम्प्लीमेंट करते हैं कंपनियों के लिए। बिल्कुल। और अगर बिजनेस सच में डूब रहा होता तो सेल्स गिरती और प्रॉफिट मार्जिन टूट जाते। लेकिन IT सेक्टर में एबिटा मार्जिन ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं। ये तो बहुत ही काउंटर इंटुइटिव है। और हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि जब भी 30 से 35% का ड्रॉडाउन आता है IT में, तो अगले 2 साल में पॉजिटिव रिटर्न आने की संभावना 99% होती है। 99%? वाओ! तो इन सभी सेक्टर्स और डेटा के बीच एक समझदार निवेशक को क्या करना चाहिए? DSP नेत्रा के नियम क्या कहते हैं? सबसे पहला नियम है वाया नेगेटिव, यानी क्या नहीं करना। सबसे जरूरी बात, ज्यादा कीमत ना चुकाएं, डोंट ओवर पे, और हाल ही में जीते हुए स्टॉक्स के पीछे ना भागें। और क्या करना चाहिए? सेफ्टी मार्जिन की मांग करें, जैसा IT में है, और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहें। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है कि हम रिस्क को कैसे देखते हैं। मतलब रिस्क और वॉलेटिलिटी का अंतर? बिल्कुल।
रिस्क का मतलब कीमतों का रोज ऊपर नीचे होना नहीं है, वो तो वॉलेटिलिटी है। असली रिस्क है हमेशा के लिए अपना पैसा गंवा देना। एग्जैक्टली और हमें अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहना चाहिए। अगर कोई बिजनेस आसानी से समझ नहीं आता तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सही कहा। तो अगर इस पूरे डीप डाइव को समराइज करें, कच्चे तेल में पैनिक करने की अभी जरूरत नहीं है, एआई के महंगे वैल्यूएशन से सावधान रहना है और भारतीय आईटी और लार्ज कैप्स में बेहतर अवसर छिपे हैं। बिल्कुल, यही इस पूरी रिपोर्ट का सार है। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले एक बिल्कुल नया और चौंकाने वाला तथ्य है जिसपे शायद बहुत कम लोगों ने गौर किया है। हमने इक्विटी और एआई की इतनी बातें की, पर क्या आपको पता है कि भारत में 10 साल की रियल यील्ड अभी क्या चल रही है? रियल यील्ड मतलब महंगाई दर को घटाने के बाद का रिटर्न? हाँ, और वो अभी 5% से ऊपर है। ये अपने पिछले 10 साल के इतिहास के 99% पर है। ओह, ये तो बहुत ही शानदार है ना? तो जब पूरी दुनिया अगली बड़ी एआई कंपनी या तेल संकट के पीछे भाग रही है, तो क्या ये संभव है कि निवेश का सबसे बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प चुपचाप सरकारी बॉन्ड्स में छिपा हो? इस बारे में जरूर सोचिएगा। सच में, ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार है सोचने के लिए। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए और डेटा के पीछे छिपी असली कहानी को समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।